नेक्स्ट है कि 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन हुआ। तो 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन हुआ कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के काजा में। हिमाचल प्रदेश के काजा में। इसका विजेता टीम कौन रहा? तो लद्दाख। इसका विजेता टीम रहा लद्दाख। दूसरे स्थान पर रहा चंडीगढ़। दूसरे स्थान पर रहा चंडीगढ़, जबकि तीसरे स्थान पर रहा दिल्ली। तो 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया और यह कहाँ पे आयोजन किया गया? तो हिमाचल प्रदेश के काजा में। इसका विजेता रहा लद्दाख, दूसरे स्थान पर रहा चंडीगढ़ और तीसरे स्थान पर रहा दिल्ली। नेक्स्ट है कि 27 जनवरी 2022 को पहला मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? नरेंद्र मोदी ने। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जनवरी 2022 को पहला मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। नेक्स्ट है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पद्म भूषण पुरस्कार 2022 लेने से इनकार कर दिया। तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पद्म भूषण पुरस्कार 2022 लेने से क्या कर दिया? तो इनकार कर दिया। नेक्स्ट है कि हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव 2022 मनाया गया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव 2022 मनाया गया। कब मनाया गया? तो 28 से 30 जनवरी 2022 में के बीच वर्चुअली। तो इस हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव 2022 का आयोजन 28 से लेकर 30 जनवरी 2022 को वर्चुअली आयोजित किया गया। इसमें अतिथि राष्ट्र कौन रहा? तो ब्रिटेन। इसमें अतिथि राष्ट्र रहा ब्रिटेन, जबकि फोकस भाषा पर कौन रहा? पंजाबी। इसमें फोकस भाषा रहा पंजाबी। नेक्स्ट है कि 28 जनवरी 2022 को देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का निर्माण कहाँ पे किया गया? तो हरियाणा के गुरुग्राम में। तो हरियाणा के गुरुग्राम में 28 जनवरी 2022 को देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का निर्माण किया गया। इसकी क्षमता कितनी है? तो 100 इलेक्ट्रिक चार्जिंग वाहन स्टेशन की इसकी क्षमता 100 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की क्षमता है। नेक्स्ट है कि जनवरी 2022 में पेरू में तेल रिसाव के कारण 90 दिनों के पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जनवरी 2022 में पेरू में तेल रिसाव के कारण 90 दिनों के पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की गई। नेक्स्ट है नेपच्यून स्ट्राइक 2022। अब ये नेपच्यून स्ट्राइक 2022 क्या है? तो यह नाटो के द्वारा शुरुआत किया गया एक समुद्री अभ्यास है। तो यह नाटो का एक समुद्री अभ्यास है जो कहाँ पे आयोजित किया गया? तो भूमध्य सागर में। तो नेपच्यून स्ट्राइक 2022 नाटो का एक समुद्री अभ्यास है जिसका आयोजन भूमध्य सागर में किया गया। यह 12 दिवसीय अभ्यास था। कितना दिवसीय? 12 दिवसीय, जिसका प्रारंभ 24 जनवरी को किया गया और इसकी शुरुआत कब हुई? तो 24 जनवरी को। याद रखेंगे 24 जनवरी। नेक्स्ट है पश्चिम लहर XPL 2022 का आयोजन हुआ। अब ये पश्चिम लहर XPL 2022 क्या है? तो यह भारत का एक नौसैनिक समुद्री अभ्यास है। तो पश्चिम लहर XPL 2022 भारत का एक नौसैनिक समुद्री अभ्यास है। कितने दिनों का यह समुद्री अभ्यास है? तो 20 दिवसीय। तो यह समुद्री अभ्यास 20 दिवसीय समुद्री अभ्यास है। इसका आयोजन कब किया गया? तो इसका आयोजन 25 जनवरी से पश्चिमी तट पर हुआ। तो इसका आयोजन 25 जनवरी से पश्चिमी तट पर किया गया। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र एंड पंजाब कोऑपरेटिव बैंक का विलय 25 जनवरी 2022 को यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ कर दिया गया। तो महाराष्ट्र एंड पंजाब कोऑपरेटिव बैंक का विलय 25 जनवरी 2022 को यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ कर दिया गया। नेक्स्ट है कि डाटा गोपनीयता दिवस 2022 मनाया गया। तो
तो डाटा गोपनीयता दिवस 2022 मनाया गया। कब? 28 जनवरी 2022 को। तो 28 जनवरी 2022 को डाटा गोपनीयता दिवस मनाया गया। इस दिवस का थीम क्या रहा? तो इस डाटा गोपनीयता दिवस 2022 का थीम रहा प्राइवेसी मैटर्स। क्या रहा? प्राइवेसी मैटर्स। नेक्स्ट है विश्व कुष्ठ रोग दिवस 2022 मनाया गया। तो विश्व कुष्ठ रोग दिवस 2022 मनाया गया। कब? 30 जनवरी 2022 को। तो 30 जनवरी 2022 को विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया गया। यह प्रत्येक वर्ष जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। तो यह प्रत्येक वर्ष जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। और इस बार जनवरी का अंतिम रविवार कितना तारीख था? तो 30 जनवरी था। तो इसी कारण 2022 में यह 30 जनवरी 2022 को विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया गया। इस विश्व कुष्ठ रोग दिवस 2022 का थीम क्या था? यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। विश्व कुष्ठ रोग दिवस 2022 का थीम था यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। नेक्स्ट है कि कर्नाटक सरकार ने जनवरी 2022 में स्वतंत्रता सेनानी संगोली रायन्ना के नाम पर एक सैन्य स्कूल की स्थापना करने की घोषणा की। तो कर्नाटक सरकार ने जनवरी 2022 में स्वतंत्रता सेनानी संगोली रायन्ना के नाम पर एक सैन्य स्कूल स्थापना करने की घोषणा की। नेक्स्ट है कि जनवरी 2022 में विश्व के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? नीदरलैंड में। कितनी लागत इसमें निर्धारित की गई? तो 180 करोड़। तो जनवरी 2022 में विश्व के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन नीदरलैंड में किया गया, जिसकी लागत 180 करोड़ रुपए है। भारत में पहली बार स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया गया? 10 जनवरी 2022 से लेकर 16 जनवरी 2022 तक। इसका उद्घाटन किया पीयूष गोयल ने। इसका उद्घाटन किसने किया? तो पीयूष गोयल ने किया। तो भारत में पहली बार स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह का आयोजन 10 से 16 जनवरी 2022 को किया गया। इसका उद्घाटन पीयूष गोयल ने किया। नेक्स्ट है इंडिया स्किल प्रतियोगिता 2021 का आयोजन किया गया। तो इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता 2021 का आयोजन किया गया। इसका आयोजन कब किया गया? 10 जनवरी 2022 को। तो इसका आयोजन 10 जनवरी 2022 को किया गया। इसमें पहले स्थान पर कौन रहा? तो ओडिशा रहा। इस इंडिया स्किल प्रतियोगिता 2021 में पहले स्थान पर रहा ओडिशा। दूसरे स्थान पर रहा महाराष्ट्र। दूसरे स्थान पर कौन रहा? महाराष्ट्र। और तीसरे स्थान पर रहा केरला। तीसरे स्थान पर रहा केरला। वर्ल्ड स्किल इंटरनेशनल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो वर्ल्ड स्किल इंटरनेशनल प्रतियोगिता का आयोजन अक्टूबर 2022 में शंघाई में होगा। तो वर्ल्ड स्किल इंटरनेशनल प्रतियोगिता का आयोजन वर्ष अक्टूबर 2022 में शंघाई में होगा। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के झांसी स्थित सुकुआ ढुकुआ बांध इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज के द्वारा विश्व हेरिटेज इरिगेशन कैटेगरी में शामिल हुआ। यह 112 बरस पुराना बांध किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। बेतवा नदी पर है। कितना बरस? 112 बरस पुराना है। तो उत्तर प्रदेश के झांसी स्थित सुकुआ ढुकुआ बांध इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज के द्वारा विश्व हेरिटेज इरिगेशन कैटेगरी में शामिल कर दिया गया। यह 112 बरस पुराना किस नदी पर है? तो बेतवा नदी पर यह बांध है। बेतवा नदी। नेक्स्ट है कि मिशन अमानत नामक पहल की शुरुआत किसने किया? तो मिशन अमानत नामक पहल की शुरुआत रेलवे सुरक्षा बल ने किया। तो मिशन अमानत नामक पहल की शुरुआत रेलवे सुरक्षा बल ने किया। इसका उद्देश्य क्यों किया? तो पश्चिमी रेलवे में इसका शुरुआत हुआ। पश्चिमी रेलवे में खोए हुए सामान का फोटो सहित पता लगाना। तो जब किसी व्यक्ति का कोई सामान खो जाएगा तो उसको फोटो सहित इसको क्या किया जाएगा? तो वायरल किया जाएगा और जो व्यक्ति है उसको आसानी से
पहुंचा दिया जाएगा। तो यही इस मिशन अमानत का उद्देश्य है कि यह कहाँ पे, तो पश्चिमी रेलवे के द्वारा इसका शुरुआत किया गया। इसका विकास किसने किया? पश्चिमी रेलवे ने। इसमें खोए हुए सामानों को फोटो सहित क्या किया जाएगा, तो उसे दर्शाया जाएगा और उस व्यक्ति को दे दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा जोनाथन नामक कछुआ को विश्व का सबसे उम्र दराज कछुआ घोषित किया गया। तो गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड ने जोनाथन नामक कछुआ को विश्व का सबसे उम्रदराज कछुआ घोषित किया। किसने? कौन कछुआ? जोनाथन नामक कछुआ। नेक्स्ट है कि माघी मेला 2022 का आयोजन हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, माघी मेला 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो इसका आयोजन 13 से 15 जनवरी 2022 में पंजाब के मुक्तसर में हुआ। तो माघी मेला का आयोजन कहाँ पे होता है? तो यह पंजाब के मुक्तसर में होता है। तो इस साल भी माघी मेला 2022 का आयोजन 13 से 15 जनवरी 2022 के बीच पंजाब के मुक्तसर में मनाया गया। क्यों मनाया जाता है? तो गुरु गोविंद सिंह के लिए लड़ाई लड़ने वाले 40 सिखों को इसमें याद किया जाता है। तो इस दिन गुरु गोविंद सिंह के लिए लड़ने वाले 40 सिखों को इसमें याद किया जाता है। नेक्स्ट है कि प्रशांत महासागर में स्थित हुंगा टोंगा हंगा हापाई ज्वालामुखी में जनवरी 2022 में विस्फोट हुआ। तो जनवरी 2022 में प्रशांत महासागर में स्थित हुंगा टोंगा हंगा हापाई ज्वालामुखी में क्या हुआ? तो एक विस्फोट हुआ। नेक्स्ट है कि 13 जनवरी 2022 को होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग का आयोजन किसके बीच किया गया? तो भारत और अमेरिका के बीच। तो भारत और अमेरिका के बीच 13 जनवरी 2022 को होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग का आयोजन हुआ। नेक्स्ट है कि 15 जनवरी 2022 को खादी का बना विश्व का सबसे बड़े तिरंगे का प्रदर्शन कहाँ पे किया गया? तो राजस्थान के जैसलमेर में। तो 15 जनवरी 2022 को खादी का बना हुआ विश्व के सबसे बड़े तिरंगे का प्रदर्शन कहाँ पे किया गया? तो राजस्थान के जैसलमेर में। नेक्स्ट है कि 15 जनवरी 2022 को देश को समर्पित भारत का पहला कोयला से मिथेनॉल पायलट संयंत्र का निर्माण किसने किया? भेल ने किया। भेल अर्थात भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने। तो 15 जनवरी 2022 को देश को समर्पित भारत का पहला कोयला से मिथेनॉल पायलट संयंत्र का निर्माण भेल BHEL अर्थात भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड ने किया। नेक्स्ट है कि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 17 से 21 जनवरी 2022 को ओपन डाटा वीक के रूप में आयोजन किया। तो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 17 से 21 जनवरी 2022 को ओपन डाटा वीक के रूप में आयोजन किया। ओपन डाटा वीक। नेक्स्ट है कि जनवरी 2022 में व्हाइट स्वान स्ट्रेटेजिक मिसाइल बॉम्बर का अनावरण किसने किया? तो रसिया ने। तो जनवरी 2022 में व्हाइट स्वान स्ट्रेटेजिक मिसाइल बॉम्बर का अनावरण किसने किया? तो रूस ने। कौन सा बॉम्बर है? तो व्हाइट स्वान स्ट्रेटेजिक मिसाइल बॉम्बर, इसका अनावरण रूस ने किया जनवरी 2022 में। नेक्स्ट है कि 14 जनवरी 2022 को केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 4 डॉपलर मौसम रडार राष्ट्र को समर्पित किया। तो 14 जनवरी 2022 को केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 4 डॉपलर मौसम रडार राष्ट्र को समर्पित किया। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2022 नामक रिपोर्ट ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा क्या किया गया? जारी किया गया। तो वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2022 नामक रिपोर्ट को किसने जारी किया? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अर्थात ILO ने। नेक्स्ट है कि 21 जनवरी 2022 को पूर्वोत्तर राज्यों मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस मना।
तो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया? तो तीनों ने 21 जनवरी 2022 को। तो पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा तीनों ने अपना स्थापना दिवस 21 जनवरी 2022 को मनाया। नेक्स्ट है कि 28 जनवरी 2022 को पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो 28 जनवरी 2022 को पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है कि महिला एशिया हॉकी कप, महिला एशिया हॉकी कप 2022 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो महिला एशिया हॉकी कप 2022 का आयोजन हुआ। इसमें विजेता कौन रहा? तो जापान। तीसरी बार इस महिला एशिया हॉकी कप 2022 को किसने जीता? तो जापान ने। और जापान का यह तीसरा खिताब था। कौन? तीसरी बार जापान ने महिला एशिया हॉकी कप जीता। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो ओमान में। इसका आयोजन ओमान में किया गया था। इसमें फाइनल मैच में किसके किसके बीच मैच था? तो जापान और दक्षिण कोरिया के बीच। तो इसका फाइनल मैच जापान और दक्षिण कोरिया के बीच था, जिसमें जापान ने दक्षिण कोरिया को 4-2 से पराजित किया। कितना? 4-2 से। इस तीसरे स्थान पर रहा भारत। तीसरे स्थान पर रहा भारत और भारत ने चाइना को 2-0 से पराजित करके कांस्य पदक हासिल किया। इस महिला एशिया हॉकी कप 2022 में तीसरे स्थान पर रहा भारत और भारत ने चीन को 2-0 से पराजित करके कांस्य पदक हासिल किया। कौन सा पदक? कांस्य। जबकि चौथे स्थान पर रहा चीन। चौथे स्थान पर कौन रहा? चीन। पहली महिला एशिया हॉकी कप का आयोजन कब किया गया था? 1985 में। तो पहली महिला एशिया हॉकी कप का आयोजन 1985 में किया गया था, जिसमें दक्षिण कोरिया क्या हुआ था? तो जीत गया था। इसमें दक्षिण कोरिया विजय हुआ था। इसके पहले 2017 में जो महिला एशिया हॉकी कप हुआ था उसका विजेता कौन रहा? तो भारत रहा। तो इसके पहले 2017 में महिला एशिया हॉकी कप हुआ था, तो उसका विजेता रहा था भारत। नेक्स्ट है चीरू 2022। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चीरू 2022 क्या है? तो चीरू 2022 चीन, रूस और ईरान। तो CH से चीन, I से ईरान और RU से रूस। याद रखेंगे 3 देशों का यह क्या है? तो नौसैनिक अभ्यास है। CH से चाइना, I से ईरान और RU से रूस। तो चाइना, ईरान और रूस का यह क्या है? तो एक नौसैनिक अभ्यास है। इसका आयोजन कब किया गया? तो जनवरी 2022 में ओमान की खाड़ी में। तो इसका आयोजन जनवरी 2022 में ओमान की खाड़ी में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है कि जनवरी 2022 में संसद और उसके दोनों सदनों की जानकारी के लिए लोकसभा सचिवालय ने डिजिटल संसद नामक एक ऐप को लॉन्च किया। तो जनवरी 2022 में संसद और उसके दोनों सदनों की जानकारी के लिए किसने? लोकसभा सचिवालय ने एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है डिजिटल संसद। क्या नाम है? डिजिटल संसद। नेक्स्ट है कि जनवरी 2022 में भारत ने इजराइल के साथ राजनीतिक संबंधों को चिन्हित करने के लिए स्मारक लोगो लॉन्च किया। तो जनवरी 2022 में भारत ने इजराइल के साथ राजनीतिक संबंधों को चिन्हित करने के लिए स्मारक लोगो लॉन्च किया। नेक्स्ट है कि जनवरी 2022 में भारतीय मसाला बोर्ड ने स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल को लॉन्च किया। तो जनवरी 2022 में भारतीय मसाला बोर्ड ने स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल को लॉन्च किया। कौन सा? स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल। नेक्स्ट है कि जनवरी 2022 में इन्वेस्टमेंट ट्रेड्स मॉनिटर किसके द्वारा जारी किया गया? अंकटाड के द्वारा। तो जनवरी 2022 में इन्वेस्टमेंट ट्रेड्स मॉनिटर अंकटाड के द्वारा जारी किया गया। अंकटाड की स्थापना 1964 में हुई और उसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। तो अंकटाड की स्थापना 1964 में हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है।
नेक्स्ट है कि 21 जनवरी 2022 को भारत सरकार ने कोयला क्षेत्र से संबंधित मुख्य प्रदर्शन संकेतक साझा करने के लिए कोयला दर्पण नामक एक पोर्टल लॉन्च किया। तो 21 जनवरी 2022 को भारत सरकार ने कोयला क्षेत्र से संबंधित मुख्य प्रदर्शन संकेतक साझा करने के लिए कोयला दर्पण नामक एक पोर्टल को लॉन्च किया। कौन सा? कोयला दर्पण। नेक्स्ट है कि 23 जनवरी 2022 को भारत और जापान के नौसेना के बीच बंगाल की खाड़ी में समुद्री साझेदारी अभ्यास संपन्न हुआ। तो 23 जनवरी 2022 को भारत और जापान के नौसेना के बीच बंगाल की खाड़ी में समुद्री साझेदारी अभ्यास संपन्न हुआ। नेक्स्ट है कि 20 जनवरी 2022 को आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम का शुभारंभ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तो 20 जनवरी 2022 को आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम का शुभारंभ नरेंद्र मोदी ने किया। नेक्स्ट है कि 18 जनवरी 2022 को इजराइल ने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम एरो 3 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो 18 जनवरी 2022 को इजराइल ने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम एरो 3 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। नेक्स्ट है कि मेघालय राज्य के लिविंग रूट ब्रिज के लिए जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का टैग प्राप्त करने की मांग की। तो मेघालय राज्य के लिविंग रूट ब्रिज के लिए जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का टैग प्राप्त करने की मांग की। नेक्स्ट है कि 25 जनवरी 2022 को मतदाता दिवस मनाया गया, जिसका थीम क्या रहा? चुनावों की समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना। तो 25 जनवरी 2022 को जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया था, उसका थीम रहा चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना। चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना, यह 25 जनवरी 2022 को मनाया गया राष्ट्रीय मतदाता दिवस का क्या था? तो थीम था। नेक्स्ट है कि 18 से 19 जनवरी 2022 को आयोजित ब्रिक्स शेर्पाओं की वर्ष 2022 की पहली बैठक कहाँ पे संपन्न हुई? तो चीन की अध्यक्षता में संपन्न हुई। तो 18 से 19 जनवरी 2022 को आयोजित ब्रिक्स शेर्पाओं की वर्ष 2022 की बैठक चीन की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। ब्रिक्स शेर्पाओं की वर्ष 2022 की पहली बैठक कहाँ पे संपन्न? चीन की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कब से कब तक हुआ? तो 18 से 19 जनवरी 2022 को। नेक्स्ट है कि जनवरी फरवरी 2022 में AFC 20वीं महिला एशिया कप टूर्नामेंट फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पे किया गया? महाराष्ट्र में। तो जनवरी फरवरी 2022 में AFC 20वीं महिला एशिया कप फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन महाराष्ट्र में किया गया। इम्पोर्टेंट है। तो ये तो था हमारा आज का करंट अफेयर्स। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर्स में, नेक्स्ट वीडियो में, और चर्चा करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद। और एक चीज़ कि अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, साथ ही साथ शेयर कर दें, ताकि और भी लोग जो इसमें वीडियो जो कि करंट अफेयर्स को इतना डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें भी इसका मौका मिल सके। तो जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जो इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं आपको सूचना मिल सके। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद। वेलकम टू एडू और एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो करंट अफेयर्स के सेशन को हम लोग पढ़ रहे हैं और करंट अफेयर्स के सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करेंगे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो चलिए सबसे पहला करंट अफेयर देखते हैं। एक पुस्तक है प्राइस ऑफ द मोदी ईयर्स। कौन सा पुस्तक लिखा गया? प्राइस ऑफ द मोदी ईयर्स। किसने लिखा? आकार पटेल ने। तो प्राइस ऑफ द मोदी ईयर्स के लेखक कौन है? आकार पटेल। इंपॉर्टेंट किताब है। अगला पुस्तक है
इंडोमिटेबल। अगला पुस्तक है इंडोमिटेबल, इसके लेखक हैं अरुंधति भट्टाचार्य। तो पुस्तक इंडोमिटेबल के लेखक कौन है? अरुंधति भट्टाचार्य। नेक्स्ट है कि 18 जनवरी 2022 को लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे केंद्र सरकार के द्वारा वाइस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अर्थात उप रक्षा प्रमुख नियुक्त हुए। तो 18 जनवरी 2022 को लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे केंद्र सरकार के द्वारा वाइस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अर्थात उप रक्षा प्रमुख के रूप में नियुक्त हुए। इनकी नियुक्ति 1 फरवरी 2022 से होगी। तो इनकी नियुक्ति कब से हुई? इन्होंने अपना पदभार 1 फरवरी 2022 से ग्रहण किया। ये किसकी जगह लिए हैं? तो लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती की जगह। तो इन्होंने मनोज पांडे ने लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती की जगह ली। इससे पहले ये जो मनोज पांडे थे पूर्वी सेना के कमांडर थे। कहाँ? पूर्वी सेना के कमांडर। तो जनवरी 2022 को 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? भरत सुब्रमण्यम। जनवरी 2022 को 73वें ग्रैंड मास्टर बने भरत सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है कि फीफा द बेस्ट मेंस प्लेयर 2021 के विजेता कौन रहे? तो रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की। तो फीफा द बेस्ट मेंस प्लेयर 2021 के विजेता रहे रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की। कहाँ के हैं? तो ये पोलैंड के हैं। तो फीफा के द्वारा पुरस्कार दिया गया वर्ष 2021 का। तो द बेस्ट मेंस प्लेयर का बेस्ट अवार्ड किसे मिला? रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की को, पोलैंड के हैं। और वुमेंस के क्षेत्र में किसे मिला? बेस्ट प्लेयर वीमेंस में अर्थात महिला के क्षेत्र में तो वो मिला एलेक्सिया पुटेलास को। कहाँ की हैं? स्पेन की। एलेक्सिया पुटेलास स्पेन की हैं। फीफा फेयर प्ले अवार्ड 2021 किसे मिला? किस देश को? तो डेनमार्क को। तो फीफा फेयर प्ले अवार्ड 2021 का पुरस्कार डेनमार्क को मिला। फीफा विशेष पुरस्कार किसे मिला? तो फीफा विशेष पुरस्कार 2021 क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मिला जो कि पुर्तगाल के हैं। तो फीफा विशेष पुरस्कार 2021 क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मिला। कहाँ के हैं? पुर्तगाल के। एक इम्पॉर्टेंट है, एक राजधानी बनी है इंडोनेशिया की, नई राजधानी का निर्माण हुआ है और उसका नाम है नुसंतारा। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। इंडोनेशिया की नई राजधानी, इंडोनेशिया की नई राजधानी बनी है, इसका नाम है नुसंतारा, जो 2561 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। कितना? 2561। इंडोनेशियाई संसद के द्वारा नई राजधानी से जो संसद का विधेयक था वह 18 जनवरी 2022 को पेश किया गया। तो इस नई राजधानी को लेकर जो इंडोनेशिया की जो नई राजधानी है उसके संसद में एक विधेयक पेश किया गया था। कब? 18 जनवरी 2022 को। यह बोर्नियो द्वीप का हिस्सा है। पूर्वी कालीमंगन क्षेत्र में स्थित बोर्नियो द्वीप का यह हिस्सा है। तो यह जो नुसंतारा है पूर्वी कालीमंगन क्षेत्र में एक स्थित है बोर्नियो द्वीप, तो उसी का हिस्सा है बोर्नियो द्वीप। इसका निर्माण कब तक पूरा होगा राजधानी का? तो 5 चरणों में 2045 तक, वर्ष 2045 तक इसका निर्माण 5 चरणों में पूरा होगा। इससे पहले जो नुसंतारा से पहले राजधानी थी इंडोनेशिया की, उसका नाम था जकार्ता, जो जावा द्वीप का हिस्सा है। किसका? जावा द्वीप का। तो इंडोनेशिया की नई राजधानी कौन बनने जा रही है? नुसंतारा, जिसका क्षेत्रफल 2561 वर्ग किलोमीटर होगा। और इंडोनेशियाई संसद ने इस नई राजधानी से एक विधेयक पेश किया था 18 जनवरी 2022 को। और यह पूर्वी कालीमंगन क्षेत्र में स्थित बोर्नियो द्वीप का हिस्सा है, जिसे 2045 तक 5 चरणों में बनाया जाएगा। इससे पहले जो राजधानी थी वह जकार्ता थी, जो कि जावा द्वीप का हिस्सा है।
इम्पॉर्टेंट है कि 17 जनवरी 2022 को बिरजू महाराज का निधन हो गया। तो इम्पॉर्टेंट है कि 17 जनवरी 2022 को बिरजू महाराज का निधन हो गया। क्या थे? तो ये कथक नर्तक थे। ये एक कथक नर्तक थे। इनका मूल नाम था ब्रजमोहन नाथ मिश्रा। इनका मूल नाम क्या था? ब्रजमोहन नाथ मिश्रा। इनका जन्म 4 फरवरी 1837 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज में हुआ था। तो इनका जन्म कब हुआ था? 4 फरवरी 1837 ईस्वी को प्रयागराज में उत्तर प्रदेश के 4 फरवरी 1937 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद में। इनकी मृत्यु कितने बरस की उम्र में हुई? तो 83 बरस की उम्र में। इनकी मृत्यु, बिरजू महाराज की मृत्यु 83 बरस की उम्र में हुई। ये लखनऊ घराने से संबंधित हैं। ये जो बिरजू महाराज हैं, बिरजू महाराज थे, ये लखनऊ घराने से संबंधित हैं। ये शास्त्रीय गायक भी थे। तो इनके अन्य उपलब्धि क्या थी कि ये शास्त्रीय गायक भी थे। इनके चाचा लच्छू महाराज और शंभू महाराज और पिता अचल महाराज। अचल महाराज इनके पिता क्या थे? गुरु थे। ये सभी लखनऊ घराने के भी थे। तो इनके चाचा लच्छू महाराज और शंभू महाराज लखनऊ घराने के थे। साथ ही साथ इनके पिता और इनके गुरु अचल महाराज ये भी लखनऊ के घराने के थे। कौन? बिरजू महाराज का निधन हुआ 17 जनवरी 2022 को। कथक नर्तक और शास्त्रीय गायक थे। इन्हें कौन कौन सा पदक मिला? तो संस्कृत नाटक अकादमी पुरस्कार 1964 में। तो 1964 ईस्वी में बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1986 ईस्वी में पद्म विभूषण और 1987 ईस्वी में कालिदास सम्मान और लता मंगेशकर सम्मान भी मिला था 2022 में। तो 2022 में लता मंगेशकर सम्मान, 1987 में कालिदास सम्मान, 1964 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 1986 में पद्म विभूषण किन्हें मिला था? तो बिरजू महाराज को, जिनका 17 जनवरी 2022 को निधन हो गया। नेक्स्ट है सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल 2022 बैडमिंटन। तो सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल 2022 बैडमिंटन प्रतियोगिता संपन्न हुआ। सैयद मोदी बैडमिंटन इंडिया इंटरनेशनल 2022 कब संपन्न हुआ? 23 जनवरी 2022 को। तो 23 जनवरी 2022 को सैयद मोदी इंडिया बैडमिंटन इंटरनेशनल 2022 संपन्न हुआ। इसमें महिला एकल खिताब किसने जीता? पीवी सिंधु ने। तो इसमें महिला एकल खिताब जीता पीवी सिंधु ने। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो लखनऊ में। तो इस सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में। कब से कब तक? 18 से 23 जनवरी 2022 को। तो लखनऊ में सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन 2022 का आयोजन 18 से 23 जनवरी 2022 को हुआ था लखनऊ में। 2020 और 2021 का कोविड के कारण रद्द कर दिया गया था। तो सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल 2020 और 2021 को कोविड के कारण क्या कर दिया गया था? रद्द कर दिया गया था, इसीलिए 2022 में हुआ। इसमें पुरुष एकल का फाइनल कहाँ पे होना था? तो फ्रांसीसी खिलाड़ियों अर्नाल्ड मार्केल और लुकास क्लेयर बाउट के बीच। तो इस 2022 का जो सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन था उसका फाइनल किसके किसके बीच होने वाला था? फ्रांसीसी खिलाड़ियों अर्नाल्ड मार्केल और लुकास क्लेयर बाउट के बीच। लेकिन यह फाइनल नहीं हो सका। एक फाइनलिस्ट के कोविड-19 के पॉजिटिव होने के कारण इसका फाइनल नहीं हुआ। तो एक जो फाइनलिस्ट थे ये कोविड-19 पॉजिटिव हो गए थे, इसी कारण इसका फाइनल नहीं हुआ। नेक्स्ट है पुरुष टेनिस एटीपी कप 2022। तो पुरुष टेनिस एटीपी कप 2022 का आयोजन हुआ कब से कब तक? 1 से 9 जनवरी 2022 तक। तो 1 से 9 जनवरी 2022 तक पुरुष टेनिस एटीपी कप 2022 का आयोजन हुआ। इसका विजेता कौन रहा? तो कनाडा रहा। इसका विजेता कनाडा रहा। कनाडा ने किसे पराजित किया? तो स्पेन को 2-0 से पराजित किया।
कनाडा ने स्पेन को 2-0 से पराजित किया। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में। तो पुरुष टेनिस एटीपी कप 2022 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हुआ। इसमें कुल 16 टीमों ने हिस्सा लिया। कितना? 16 टीमों ने। इस पुरुष टेनिस एटीपी कप का पहला जो खिताब था वह किसने जीता था? रूस ने, इटली को हराकर। तो पुरुष टेनिस एटीपी कप जो इसके पिछला खिताब था 2021 वाला, वह रूस ने जीता था इटली को हराकर। इसके बाद है प्रवासी भारतीय दिवस 2022 मनाया गया। प्रवासी भारतीय दिवस 2022 मनाया गया कब? 9 जनवरी 2022 को। 9 जनवरी 2022 को प्रवासी भारतीय दिवस 2022 मनाया गया। इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत वापस आए थे। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी 2022 को उर्जित पटेल एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक अर्थात AIIB के उपाध्यक्ष नियुक्त हुए। तो AIIB के उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? उर्जित पटेल को। कब? 9 जनवरी 2022 को। AIIB अर्थात एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसके ये उपाध्यक्ष नियुक्त हुए। उपाध्यक्ष। इस AIIB की स्थापना कब हुई थी? तो इस एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB की स्थापना हुई थी जनवरी 2019 में। जनवरी 2019 में। ये जो उर्जित पटेल हैं, इनका कार्यकाल 1 फरवरी 2022 से लेकर 3 बरस तक रहेगा। 1 फरवरी 2022 से लेकर 3 बरस तक रहेगा। और ये उर्जित पटेल वर्ष 2016 से 2018 तक भारतीय रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर थे। तो उर्जित पटेल कौन थे? वर्ष 2016 से 2018 तक क्या थे? तो भारतीय रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर थे। और इनकी नियुक्ति 1 फरवरी 2022 से 3 बरस तक होगी। 3 बरस तक। इन्होंने किसका स्थान लिया? तो DJ पांडियन की जगह लिया। इन्होंने DJ पांडियन की जगह लिया। इसके बाद है, इम्पोर्टेंट है, तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 दिया गया। तो वर्ष 2020 का राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया गया। कौन सा संस्करण था? तीसरा। एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं कि वर्ष 2020 का राष्ट्रीय जल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? 2022 में, जो कि तीसरा संस्करण था। तीसरा। इसका आयोजन कब किया गया था? 7 जनवरी 2022 को। तो इसका आयोजन 7 जनवरी 2022 को किया गया था। इस पुरस्कार की घोषणा किसने की? तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने। तो इस पुरस्कार की घोषणा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की थी। इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसे मिला? उत्तर प्रदेश को। तो राज्यों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला उत्तर प्रदेश को। उत्तरी जोन में सर्वश्रेष्ठ जिला किसे घोषित किया गया? तो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर को। तो उत्तरी जोन में सर्वश्रेष्ठ जिला किसे घोषित किया गया? उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर को। दक्षिणी जोन में सर्वश्रेष्ठ जिला किसे घोषित किया गया? केरल के तिरुवनंतपुरम को। तो दक्षिणी जोन में सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार केरल के तिरुवनंतपुरम को मिला। पूर्वी जोन में सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार किसे मिला? बिहार के पूर्वी चंपारण को। तो पूर्वी जोन में सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार मिला बिहार के पूर्वी चंपारण को। पश्चिमी जोन में सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार किसे मिला? मध्य प्रदेश के इंदौर को। तो पश्चिमी जोन में सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार मध्य प्रदेश के इंदौर को मिला। उसके बाद उत्तर पूर्वी जोन में सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार किसे मिला? असम के गोलपाड़ा को। तो उत्तर पूर्वी जोन में सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार मिला
असम के गोलपारा को। पूर्वी जोन में सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार किसे मिला? तो पूर्वी जोन में सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार मिला बिहार के गया जिले के तेलारी पंचायत को। बिहार के गया जिले के तेलारी पंचायत को। सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय का पुरस्कार किसे मिला? गुजरात के वापी को। तो सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय का पुरस्कार गुजरात के वापी को मिला। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सर्वश्रेष्ठ मीडिया का पुरस्कार किसे मिला? मिशन पानी नेटवर्क 18 को। तो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सर्वश्रेष्ठ मीडिया का पुरस्कार मिशन पानी नेटवर्क 18 को मिला। सर्वश्रेष्ठ स्कूल का प्रथम पुरस्कार किसे मिला? राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय कावेरीपट्टनम तमिलनाडु। तो राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ स्कूल का प्रथम पुरस्कार मिला तमिलनाडु के राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय कावेरीपट्टनम को। सर्वश्रेष्ठ उद्योग का प्रथम पुरस्कार किसे मिला? तो सर्वश्रेष्ठ उद्योग का प्रथम पुरस्कार मिला वेलस्पुन इंडिया टेक्सटाइल लिमिटेड गुजरात को। तो गुजरात के वेलस्पुन इंडिया टेक्सटाइल लिमिटेड को सर्वश्रेष्ठ उद्योग का प्रथम पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ एनजीओ का प्रथम पुरस्कार किसे मिला? तो कोस्टल सैलिनिटी प्रिवेंशन सेल अहमदाबाद। तो सर्वश्रेष्ठ एनजीओ अर्थात नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का प्रथम पुरस्कार मिला कोस्टल सैलिनिटी प्रिवेंशन सेल अहमदाबाद को। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि चुनाव आयोग ने एक नई घोषणा जारी की है। कि चुनाव आयोग ने एक नई घोषणा जारी की है। कब? 8 जनवरी 2022 को। 8 जनवरी 2022 को चुनाव आयोग ने एक नई घोषणा जारी की। क्या है कि इसमें कितने राज्यों के लिए विधानसभा चुनाव की घोषणा की 8 जनवरी को? तो 5 राज्यों में। तो चुनाव आयोग ने 8 जनवरी 2022 को 5 राज्यों की विधानसभा के लिए चुनाव की घोषणा की। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर। इसमें चुनाव आयोग ने एक और घोषणा किया। वर्ष 2014 से 2020 में 10% की वृद्धि कर दी। तो 2014 में जो चुनावी खर्च था उसमें भारत सरकार ने 2014 से में जितना वृद्धि था उससे 10% की वृद्धि कर दी 2020 में चुनावी खर्च में। नई घोषणा क्या थी कि बड़े राज्यों में संसदीय खर्च के चुनावी खर्च के लिए 95 लाख रुपए, छोटे राज्य में संसदीय क्षेत्र के चुनाव के लिए 75 लाख रुपए, बड़े राज्यों में विधानसभा क्षेत्र के लिए 40 लाख रुपए और छोटे राज्यों में विधानसभा क्षेत्र के चुनाव खर्च के लिए 28 लाख रुपए निर्धारित कर दिए। तो चुनाव आयोग ने बड़े राज्यों में संसदीय क्षेत्र के चुनाव खर्च के लिए 95 लाख रुपए, छोटे राज्यों में संसदीय क्षेत्र के चुनाव के खर्च के लिए 75 लाख रुपए, बड़े राज्यों में विधानसभा क्षेत्र के लिए 40 लाख रुपए और छोटे राज्यों में विधानसभा क्षेत्र के चुनावी खर्च के लिए 28 लाख रुपए निर्धारित किए। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 7 चरणों में चुनाव हुआ, पंजाब और गोवा में 7 चरण में, जबकि मणिपुर में 2 चरण में चुनाव हुआ। तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 7 चरण में, पंजाब और गोवा में 7 चरण में और जबकि मणिपुर में 2 चरण में। इसकी मतगणना कब हुई? 10 मार्च 2022 को। इसकी मतगणना 10 मार्च 2022 को हुई। एक बात याद रखें कि उत्तर प्रदेश में कुल कितनी विधानसभा सीट है? 400 सीट, 403, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा है। तो उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा सीट है। पंजाब में 117 विधानसभा सीट है, उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीट है, मणिपुर में 40 है और गोवा में 40 विधानसभा सीटें हैं। तो उत्तर प्रदेश में 403 जो कि भारत में सबसे ज़्यादा है, उत्तराखंड में 70, मणिपुर में 40, पंजाब में 117, गोवा में 40। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट कि जनवरी 2022 में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो 1 जनवरी 2022 को ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। इम्पोर्टेंट है नाइटहुड।
इसके बाद है ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का नाइटहुड कमांडर सम्मान किसे मिला? अजय कुमार कक्कड़ को। तो इम्पॉर्टेंट है, ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का नाइटहुड कमांडर सम्मान किसे मिला? अजय कुमार कक्कड़ को। ये भारतीय मूल के ब्रिटिश शिक्षाविद और हाउस ऑफ लॉर्ड के सदस्य हैं। तो ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का नाइट कमांडर सम्मान अजय कुमार कक्कड़ को मिला। ये अजय कुमार कक्कड़ भारतीय मूल के ब्रिटिश शिक्षाविद हैं और हाउस ऑफ लॉर्ड के सदस्य हैं। नेक्स्ट है कि उत्तर कोरिया ने वर्ष 2022 के पहले माह में ही बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण की विश्व स्तर पर व्यापक निंदा किया। तो उत्तर कोरिया ने वर्ष 2022 के पहले महीने में ही बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण की विश्व स्तर पर निंदा की। नेक्स्ट है कि 30वां दिल्ली में पुस्तक मेला आयोजित होने वाला था जो स्थगित कर दिया गया। तो 30वां पुस्तक मेला आयोजित होने वाला था कहाँ पे? दिल्ली में, जिसे स्थगित कर दिया गया। क्यों? ओमिक्रॉन कोविड के कारण। इसका आयोजन 8 से 16 जनवरी 2022 को कहाँ पे हुआ? तो फ्रांस में। इसका आयोजन 8 से 16 जनवरी 2022 को फ्रांस में होने वाला था, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2021 के अंत तक भारत का जो विदेशी मुद्रा कोष है वह कितना हो गया? 633.6 अरब डॉलर। तो दिसंबर 2021 के अंत तक भारत का जो विदेशी मुद्रा कोष है वह 633.6 अरब डॉलर हो गया। नेक्स्ट है कि कोरोना वैक्सीन के विरोध में कनाडा के हजारों ट्रक चालकों ने 30 से 31 जनवरी 2022 को फ्रीडम कॉनवॉय के नाम से विरोध प्रदर्शन शुरू किया। तो कोरोना वैक्सीन लगवाने के विरोध में कनाडा के हजारों ट्रक चालकों ने 30 से लेकर 31 जनवरी 2022 को फ्रीडम कॉनवॉय के नाम से क्या किया? तो विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद है विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट जारी की गई 2022। तो विश्व स्वर्ण परिषद अर्थात स्वर्ण का मतलब होता है सोना, तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट जारी हुई 2022 की। याद रखेंगे, विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट 2022 को जारी की गई। यह रिपोर्ट कब जारी हुआ? जनवरी 2022 में। यह रिपोर्ट जनवरी 2022 में जारी हुआ। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया कि वर्ष 2020 की अपेक्षा वर्ष 2021 में सोने की कुल खपत में वृद्धि, अर्थात स्वर्ण के कुल खपत में वृद्धि कितनी हुई? 10%। याद रखेंगे। तो वर्ष 2020 की अपेक्षा वर्ष 2021 में सोने की कुल खपत में कितनी वृद्धि हो गई? 10%। 2021 में यह खपत कितनी हो गई? 4021.3 टन। तो 2021 में 4021.3 टन हो गई। नेक्स्ट है कि वर्ष 2020 की अपेक्षा वर्ष 2021 में भारत में सोने की कुल खपत में वृद्धि कितनी हुई? तो 78.6%। तो वर्ष 2020 की अपेक्षा वर्ष 2021 में भारत में सोने की खपत में कुल कितनी वृद्धि हुई? 78.6%। वर्ष 2020 में कितना था? 446 टन। वर्ष 2020 में 446 टन था, जिसमें आभूषण में कितनी वृद्धि हुई? 93%। और निवेश में कितनी वृद्धि हुई? तो 43%। आभूषण में 93% और निवेश में 43%। वर्ष 2021 में सोने की कुल खपत कितनी हुई? तो लगभग 800 टन, 797.3 टन। लगभग बात की जाए तो 800 टन। तो वर्ष 2021 में सोने की कुल खपत कितनी हुई? लगभग 800 टन, अर्थात अगर एग्जैक्ट की बात की जाए तो 797.3 टन। नेक्स्ट है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022। तो इम्पॉर्टेंट है, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022 दिया गया। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022 यह 79वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 79। इसमें सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म ड्रामा किसे दिया गया? द पावर ऑफ द डॉग को। तो सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म ड्रामा किसे दिया गया? द पावर ऑफ द डॉग। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ड्रामा सीरीज में किसे मिला? विल स्मिथ को। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ड्रामा सीरीज में विल स्मिथ को मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला ड्रामा श्रेणी में? निकोल किडमैन को।
तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा सीरीज में किसे मिला? निकोल किडमैन को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म म्यूजिकल कॉमेडी श्रेणी में मिला वेस्ट साइड स्टोरी। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म म्यूजिकल कॉमेडी श्रेणी में मिला वेस्ट साइड स्टोरी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता म्यूजिकल कॉमेडी श्रेणी में किसे मिला? एंड्रयू गारफील्ड को। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता म्यूजिकल कॉमेडी सीरीज में किसे मिला? एंड्रयू गारफील्ड को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री म्यूजिकल कॉमेडी श्रेणी में किसे मिला? रेचेल जेगलर को। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री म्यूजिकल कॉमेडी श्रेणी में किसे मिला? रेचेल जेगलर को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला? जेन कैम्पियन को। तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला जेन कैम्पियन को। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? कोडी स्मिथ। तो सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला कोडी स्मिथ मैकपी को। कोडी स्मिथ मैकपी को। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला? तो सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिला एरियाना डिबोस को। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार एरियाना डिबोस को मिला। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? इनकैंटो को। तो सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म का पुरस्कार इनकैंटो को मिला। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? ड्राइव माई कार किस भाषा में? जापानी भाषा में। तो सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म ड्राइव माई कार को मिला, जो कि जापानी भाषा में है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने 27 जनवरी 2022 को आधिकारिक तौर पर भारत के ध्वजवाहक एयर इंडिया को टाटा समूह को सौंप दिया। तो 27 जनवरी 2022 को आधिकारिक तौर पर भारत के ध्वजवाहक एयर इंडिया को टाटा समूह को क्या किया कर दिया गया? तो सौंप दिया गया टाटा समूह को। इनके बीच जो सौदा हुआ था यह 18,000 करोड़ का हुआ था, अर्थात 2.4 बिलियन डॉलर। इनके बीच जो यह समझौता 18,000 करोड़ अर्थात 2.4 बिलियन डॉलर का हुआ था। टाटा समूह की स्थापना 1968 में मुंबई में जमशेदजी टाटा के द्वारा हुआ। तो टाटा समूह की स्थापना 1968 ईस्वी में जमशेदजी टाटा के द्वारा मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट है कि जनवरी 2022 में देश में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल के निर्यात के लिए पहला ऑर्डर कहां से प्राप्त हुआ? तो फिलीपींस से। तो जनवरी 2022 में देश में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल के निर्यात के लिए पहला ऑर्डर फिलीपींस से प्राप्त हुआ। इसके बीच जो समझौता हुआ किसके साथ हुआ? तो ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के साथ। इसके लिए समझौता ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के साथ हुआ। कितना? 37.4 करोड़ डॉलर, लगभग 2805 करोड़ रुपए। तो इनके बीच समझौता 37.4 करोड़ डॉलर या फिर 2805 करोड़ का हुआ। कब समझौता हुआ? 28 जनवरी को। कब? 28 जनवरी को। नेक्स्ट है कि चीन और भारत के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता का 14वां दौर 12 जनवरी 2022 को संपन्न हुआ। तो चीन और भारत के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता का 14वां दौर 12 जनवरी 2022 को संपन्न हुआ। चीन और भारत के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता का 14वां दौर कब संपन्न हुआ? तो 12 जनवरी 2022 को। नेक्स्ट है कि नौसेना से हटाए गए INS खुखरी स्मारक के रूप में किसमें शामिल किया गया? दीयू प्रशासन में। तो नौसेना से हटाए गए INS खुखरी स्मारक के रूप में दीयू प्रशासन में शामिल हुआ। INS खुखरी क्या है? तो 1989 से 2021 तक 32 वर्ष की सेवा में रहा। INS खुखरी 1989 से लेकर 2021 तक 32 वर्ष की सेवा में रहा। INS खुखरी 1971 के जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसमें क्या हुआ? तो समुद्र में समा गया था। तो 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध में यह समुद्र में समा गया था। 23 दिसंबर 2021 को यह विशाखापट्टनम में सेवा मुक्त हो गया था। तो 23 दिसंबर 2021 को विशाखापट्टनम में यह सेवा मुक्त हो गया था। 26 जनवरी 2022 को यह दीयू प्रशासन में क्या हो गया? शामिल हो गया। 26 जनवरी 2022 को यह दीयू प्रशासन में शामिल हो गया। 14 जनवरी 2022 को यह विशाखापट्टनम से दीयू पहुंचा था।
तो 14 जनवरी 2022 को यह विशाखापट्टनम से कहाँ पहुँचा था? तो दीयू पहुँचा था। नेक्स्ट है कि अपने अस्तित्व में आने के बाद 7 दशक बाद पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को मंजूरी मिली। दिसंबर 2021 में किसके द्वारा? तो पाकिस्तान के द्वारा। तो पाकिस्तान ने दिसंबर 2021 में अपने अस्तित्व में आने के बाद 7 दशक के बाद पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को मंजूरी दी। इसकी मंजूरी कब मिली? 28 दिसंबर 2021 को। तो इसकी मंजूरी 28 दिसंबर 2021 को मिली। इसमें कुल कितने पृष्ठ थे? 110 पृष्ठ, कुल 110 पृष्ठ था। और इसमें छोटे भाग को मंजूरी कब मिली? 14 जनवरी 2022 को। तो इसमें छोटे भाग को मंजूरी 14 जनवरी 2022 को मिली। नेक्स्ट है कि वित्त मंत्रालय ने जनवरी 2022 में एक रिपोर्ट जारी किया। वित्त मंत्रालय ने अर्थात फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जनवरी 2022 में एक रिपोर्ट जारी किया। इस रिपोर्ट में क्या है कि सितंबर 2021 के अंत तक भारत पर विदेशी ऋण भार कितना था? तो 593.1 अरब डॉलर। तो सितंबर 2021 के अंत तक भारत पर विदेशी ऋण भार 593.1 अरब डॉलर था, जिसमें 83% दीर्घकालीन ऋण था। 83% दीर्घकालीन ऋण और 17% अल्पकालीन ऋण। तो 83% दीर्घकालीन ऋण और 17% अल्पकालीन ऋण। इसमें सर्वाधिक मूल्य था $51%। सर्वाधिक मूल्य कितना था? $51%, अर्थात 32.2%। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र व्यापार समझौता 1 जनवरी 2022 से प्रभावी हो गया। तो विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र व्यापार समझौता RCEP 1 जनवरी 2022 से प्रभावी हो गया। इसमें कुल कितने देश शामिल हुए? तो 10 आसियान देश और 5 अन्य देश। तो इसमें 10 आसियान देश और 5 अन्य देश शामिल हुए। यह समझौता नवंबर 2020 को हुआ था। यह जो समझौता हुआ था नवंबर 2020 को, और इसकी वार्ता की शुरुआत 2011 से हुई थी। इसकी वार्ता की शुरुआत कब हुई थी? 2011 से। और इस समझौते में से भारत क्या था? तो बाहर था। इस समझौते से भारत बाहर था। नेक्स्ट है कि बिहार के सामाजिक कार्यकर्ता आचार्य चंदना जी और साहित्य के शिक्षक शैवाल गुप्ता को पद्मश्री 2022 से सम्मानित किया गया। तो बिहार के सामाजिक कार्यकर्ता आचार्य चंदना जी और साहित्य के शिक्षक शैवाल गुप्ता को पद्मश्री 2022 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 दिया गया। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 दिया गया। इसमें कुल कितने बच्चों को सम्मान मिला? तो 29 बच्चों को। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 में कुल 29 बच्चों को सम्मानित किया गया। इसमें बिहार के बच्चे कौन कौन थे? तो बिहार के 2 बच्चे, एक पल साक्षी और दूसरा धीरज कुमार। तो बिहार के 2 बच्चे, एक पल साक्षी और दूसरा धीरज कुमार, इन दोनों को बहादुरी के लिए क्या किया गया? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। बनीता दास जो कि उड़ीसा की हैं और अभिनव कुमार जो कि उत्तर प्रदेश के हैं। तो बनीता दास जो कि कहाँ के हैं? उड़ीसा की, और अभिनव कुमार जो कि उत्तर प्रदेश की हैं। इन दोनों को भी बहादुरी के क्षेत्र में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 दिया गया। नेक्स्ट है इफ्को साहित्य पुरस्कार 2021। तो इफ्को साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। किसे? श्री शिव मूर्ति को, हिंदी कथा के क्षेत्र में। तो इफ्को साहित्य पुरस्कार 2021 श्री शिव मूर्ति को प्राप्त हुआ। किस क्षेत्र में? हिंदी कथा के क्षेत्र में। इस पुरस्कार की शुरुआत 2011 से हुई थी। तो इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2011 से हुई थी और इसमें कुल 11 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र मिलता है। तो इसमें कुल 11 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र मिलता है। किसकी स्मृति में यह पुरस्कार मिला? तो हिंदी कथाकार एवं साहित्यकार श्री लाल शुक्ल की स्मृति में यह पुरस्कार मिलता है। तो हिंदी कथाकार और साहित्यकार श्री लाल शुक्ल की स्मृति में यह पुरस्कार मिलता है। यह पुरस्कार कब मिला? 31 जनवरी 2022 को।
तो यह पुरस्कार कब मिला? 31 जनवरी 2022 को। इसके बाद है आईसीसी का पुरस्कार दिया गया 2021 का। आईसीसी ने वर्ष 2021 के लिए पुरस्कार दिया। किसे? तो वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का गैरी सोबर्स ट्रॉफी किसे मिला? पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी को। तो आईसीसी ने वर्ष 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का गैरी सोबर्स ट्रॉफी किसे दिया? शाहीन अफरीदी कहाँ के हैं? तो पाकिस्तान के। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का हेहोई फ्लिंट ट्रॉफी किसे मिला? स्मृति मंधाना कहाँ की है? भारत की। तो वर्ष के सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का हेहोई फ्लिंट ट्रॉफी किसे मिला? स्मृति मंधाना को। नेक्स्ट है कि ESPN इंडिया मल्टी स्पोर्ट्स पुरस्कार 2021 के तहत पैरा एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला? अवनी लेखरा को। तो ESPN इंडिया मल्टी स्पोर्ट्स पुरस्कार के तहत पुरस्कार 2021 के तहत पैरा एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला? अवनी लेखरा को। नेक्स्ट है कि आईसीसी पुरुष वनडे टीम का ऐलान किया गया। आईसीसी पुरुष वनडे टीम 2021 का ऐलान किया गया, जिसमें भारत के एक भी खिलाड़ियों को स्थान नहीं मिला। तो आईसीसी पुरुष वनडे 2021 में का ऐलान किया गया, जिसमें भारत के किसी भी खिलाड़ियों को स्थान नहीं मिला। इम्पोर्टेंट है। अब ये आईसीसी पुरुष वनडे टीम कौन थे? आईसीसी पुरुष वनडे टीम तो जोस बटलर कहाँ के हैं? इंग्लैंड के। मोहम्मद रिजवान कहाँ के हैं? तो पाकिस्तान के विकेट कीपर हैं। बाबर आजम ये पाकिस्तान के हैं और ये इस टीम के कप्तान रहेंगे। एडन मार्करम कहाँ के हैं? दक्षिण अफ्रीका के। मिचेल मार्श कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के। डेविड मिलर कहाँ के हैं? अफ्रीका के। वानिंदु हसरंगा कहाँ के हैं? तो श्रीलंका के। तबरेज शम्सी दक्षिण अफ्रीका के हैं। जोश हेजलवुड कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के। मुस्तफिजुर रहमान कहाँ के हैं? बांग्लादेश के। और शाहीन अफरीदी कहाँ के हैं? तो पाकिस्तान के। नेक्स्ट है कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुँचे नोवाक जोकोविच का वीज़ा क्या हो गया? तो रद्द हो गया। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन खेलने के लिए नोवाक जोकोविच कहाँ पहुँचे थे? ऑस्ट्रेलिया। और इनका वीज़ा को क्या कर दिया गया? तो रद्द कर दिया गया। नेक्स्ट है इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 का आयोजन हुआ। तो इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 का आयोजन हुआ कहाँ पे? तो जनवरी 2022 में दिल्ली में 11 से लेकर 16 जनवरी तक। तो 11 से लेकर 16 जनवरी तक नई दिल्ली में क्या हुआ? तो इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 का आयोजन किया गया 11 से 16 जनवरी। इसमें महिला एकल का खिताब किसे मिला? बुसानन आंग बांग रुंग कहाँ की है? तो थाईलैंड की। तो महिला एकल का खिताब किसने जीता? बसाननु आंग बांग रुंग कहाँ की है? तो थाईलैंड की। जबकि पुरुष युगल खिताब का विजेता कौन रहा? तो सात्विक साईराज, रॉकी रेड्डी और चिराग शेट्टी कहाँ के हैं? भारत के। और इन्होंने किसे पराजित किया? तो इंडोनेशिया की जोड़ी को। तो पुरुष युगल खिताब के विजेता रहे सात्विक साईराज, रॉकी रेड्डी और चिराग शेट्टी कहाँ के हैं? तो भारत के। इन्होंने इंडोनेशिया की जोड़ी को पराजित किया। नेक्स्ट है कि एडिलेड इंटरनेशनल 2022 का आयोजन हुआ कहाँ पे? एडिलेड इंटरनेशनल टेनिस 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ? ऑस्ट्रेलिया में। इसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो गायल मोनफिल्स ने। इसमें पुरुष एकल का खिताब गायल मोनफिल्स ने जीता। जबकि महिला एकल का खिताब किसने जीता? एशले बार्टी ने। महिला एकल का खिताब जीता एशले बार्टी ने। पुरुष युगल का खिताब किसने जीता? तो पुरुष युगल का खिताब जीता रोहन बोपन्ना और रामनाथन ने। दोनों भारतीय हैं। तो रोहन बोपन्ना और रामनाथन ने पुरुष युगल का खिताब जीता। इन्होंने किसे पराजित किया? तो इवान डोडिग जो कि सर्बिया के हैं और मार्सेलो मेलो जो कि ब्राज़ील के हैं। तो इवान डोडिग सर्बिया और मार्सेलो मेलो जो कि ब्राज़ील के हैं, इन दोनों की जोड़ी को पराजित किया। नेक्स्ट है कि समरसेट टेनिस टूर्नामेंट 2022 का आयोजन किया गया। तो समरसेट टेनिस टूर्नामेंट 2022 का आयोजन हुआ। इसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? राफेल नडाल ने। कहाँ के हैं? स्पेन के।
तो स्पेन के राफेल नडाल ने पुरुष एकल का खिताब जीता किसमें, तो समरसेट टेनिस टूर्नामेंट 2022 में। जबकि महिला एकल का खिताब किसने जीता, सिमोना हालेप ने। महिला एकल का खिताब जीता सिमोना हालेप ने। नेक्स्ट है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम 2022 आयोजित हुआ। ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम 2022 का आयोजन हुआ। इसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, राफेल नडाल ने। इसमें पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता और यह राफेल नडाल का रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम था। तो यह राफेल नडाल का रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम था। इसका आयोजन 17 से 30 जनवरी के बीच कहाँ पे किया गया, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में। तो इसका आयोजन 17 से 30 जनवरी 2022 को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित किया गया। इसमें राफेल नडाल ने किसे पराजित किया, तो रूस के डेनियल मेडवेडेव को। तो राफेल नडाल ने रूस के डेनियल मेडवेडेव को पराजित किया, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि भारत का जो क्रिकेट टीम है उन्होंने दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया वर्ष 2022 में। तो भारत का दौरा हुआ वर्ष 2022 में दक्षिण अफ्रीका का। भारतीय क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका में 2022 में दौरा किया। इस दौरे कब दौरा किया, कब से कब तक, तो 26 दिसंबर 2021 से लेकर 23 जनवरी 2022 तक। तो 26 दिसंबर 2021 से लेकर 23 जनवरी 2022 तक भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच इसमें 3 टेस्ट मैच हुआ, जिसमें दक्षिण अफ्रीका 2-1 से जीत गया। तो दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच 3 टेस्ट मैच का श्रृंखला हुआ, जिसमें दक्षिण अफ्रीका 2-1 से विजयी रहा। 3 एक दिवसीय मैच भी खेला गया, इसमें भी दक्षिण अफ्रीका 3-0 से विजयी रहा। तो 3 एक दिवसीय मैच भी खेला गया, जिसमें दक्षिण अफ्रीका 3-0 से विजय रहा। इस सीरीज में टेस्ट प्लेयर ऑफ द मैच किसे मिला, दक्षिण अफ्रीका के कीगन पीटरसन को। तो टेस्ट प्लेयर ऑफ द मैच दक्षिण अफ्रीका के कीगन पीटरसन रहे। जबकि एक दिवसीय प्लेयर ऑफ द मैच किसे मिला, तो दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डी कॉक को। तो एक दिवसीय प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डी कॉक को मिला। इसमें भारत के नाम एक रिकॉर्ड रहा कि भारत टेस्ट मैच में दोनों पारियों में सभी 20 विकेट कैच के जरिए गंवाने वाला विश्व का पहला देश बन गया। तो एक टेस्ट मैच में भारत ने दोनों पारियों में जो 20 विकेट था, पहली पारी में 10 विकेट और दूसरी पारी में 10 विकेट, दोनों कैच के माध्यम से अपना विकेट गंवाया और इस प्रकार भारत ऐसा बनने वाला विश्व रिकॉर्ड बना दिया। तो इसमें भारत टेस्ट में दोनों पारियों में सभी 20 विकेट कैच के जरिए गंवाने वाला विश्व का पहला देश बन गया। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2021 में भारत और रूस के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद आयोजित हुआ। तो दिसंबर 2021 में भारत और रूस के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद आयोजित किया गया। नेक्स्ट है कि 6 दिसंबर 2021 को आंग सान सू को विशेष अदालत के द्वारा लोगों को उकसाने तथा कोरोना वायरस प्रतिबंधों का उल्लंघन कराने के कारण 4 साल की सजा दी गई। तो इम्पॉर्टेंट है कि 6 दिसंबर 2021 को आंग सान सू को विशेष अदालत के द्वारा लोगों को उकसाने तथा कोरोना वायरस के प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के कारण 4 साल की सजा हुई। नेक्स्ट है कि पार्कर यान जिसका संबंध किससे है, तो सूरज से है। इसके बारे में कुछ जानकारी का खुलासा नासा के द्वारा दिसंबर 2021 में किया गया। तो पार्कर यान जिसका संबंध किससे है, तो सूर्य से है। इसके बारे में जानकारी का खुलासा किसने किया, तो नासा ने किया दिसंबर 2021 में। इस पार्कर यान का निर्माण कब किया गया था, तो 12 अगस्त 2018 को। तो इस पार्कर यान का निर्माण 12 अगस्त 2018 को किया गया था। नेक्स्ट है कि फोर्ब्स ने 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची जारी की। तो फोर्ब्स ने विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की। किसने, फोर्ब्स ने विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की। इसमें प्रथम स्थान पर कौन रही, मैकेंजी स्कॉट। इसमें प्रथम स्थान पर रही मैकेंजी स्कॉट। दूसरे स्थान पर रही अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। दूसरे स्थान पर रही कमला हैरिस। तीसरे स्थान पर रही क्रिस्टीना लेगार्ड। तीसरे स्थान पर कौन रही, क्रिस्टीना लेगार्ड। भारत के तरफ से भारत की इस 100 महिलाओं की सूची में भारत की सबसे शक्तिशाली महिला कौन चुनी गई, निर्मला सीतारमन।
भारत की सबसे शक्तिशाली महिला चुनी गई निर्मला सीतारमन, भारत की फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, और इन्हें ओवरऑल 37वां स्थान प्राप्त हुआ। निर्मला सीतारमन को ओवरऑल कितना स्थान प्राप्त हुआ? 37वां। रोशनी नाडर मल्होत्रा को 52वां स्थान प्राप्त हुआ। तो रोशनी नाडर मल्होत्रा को 52वां स्थान प्राप्त हुआ। किरण मजूमदार 100 को 72वां स्थान प्राप्त हुआ। किरण मजूमदार 100 को 72वां स्थान प्राप्त हुआ। जबकि फागुनी नायर को 88वां स्थान प्राप्त हुआ। कौन सा? 88वां। नेक्स्ट है कि वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल अर्थात VLSAM का परीक्षण किया गया। तो वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल VLSAM का परीक्षण किया गया। यह परीक्षण कब किया गया? तो 7 दिसंबर 2021 को DRDO के द्वारा। तो यह परीक्षण 7 दिसंबर 2021 को DRDO के द्वारा किया गया। यह परीक्षण कहाँ से किया गया? तो ओडिशा तट से दूर चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से। तो कहाँ से इसका परीक्षण किया गया? ओडिशा तट से दूर चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से। यह कौन सा परीक्षण था? तो दूसरा परीक्षण था। यह दूसरा परीक्षण था और पहला परीक्षण 22 फरवरी 2021 को किया गया था। तो इसका पहला परीक्षण 22 फरवरी 2021 को किया गया था। नेक्स्ट है कि प्रलय मिसाइल का परीक्षण किया गया। इंपॉर्टेंट है, वेरी। एक और मिसाइल, प्रलय मिसाइल का भी परीक्षण किया गया। कब परीक्षण किया गया? 22 और 23 दिसंबर 2021 को ओडिशा के तट से दूर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से। तो 22 और 23 दिसंबर 2021 को ओडिशा के तट से दूर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से प्रलय मिसाइल का परीक्षण किया गया। इस प्रलय मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? 150 से लेकर 500 किलोमीटर। इस प्रलय मिसाइल की जो मारक क्षमता है वह 150 से 500 किलोमीटर है। इसकी खासियत क्या है? तो यह सतह से सतह पर मार करने वाली सबसे कम दूरी की एक बैलिस्टिक मिसाइल है। यह ठोस ईंधन वाला मिसाइल है, साथ ही साथ मोबाइल लॉन्चर से भी इसे लॉन्च किया जा सकता है। तो सतह से सतह पर मार करने वाली यह कम दूरी की एक बैलिस्टिक मिसाइल है और यह ठोस ईंधन वाला एक मिसाइल है। मोबाइल लॉन्चर से भी इसे आसानी से लॉन्च किया जा सकता है। यह 350 से लेकर 700 किलोग्राम भार हेड को ले जाने में सक्षम है। तो 350 से लेकर 700 किलोग्राम भार हेड को यह ले जाने में सक्षम है। नेक्स्ट है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दिया गया। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दिया गया। बंगाली भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? तो ब्रट्या बसु को। ब्रट्या बसु को बंगाली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कश्मीरी भाषा का किसे मिला? तो वली मोहम्मद असीर कश्मीरी को। तो कश्मीरी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे मिला? वली मोहम्मद असीर कश्मीरी को। पंजाबी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे मिला? खालिद हुसैन को। किसे? खालिद हुसैन को। असमिया भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 मिला अनुराधा शर्मा पुजारी को। तो अनुराधा शर्मा पुजारी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 का खिताब मिला। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसे मिला? तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मेघा मजूमदार को मिला। किस पुस्तक के लिए? ए बर्निंग के लिए। तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मेघा मजूमदार को मिला, पुस्तक ए बर्निंग के लिए। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला 2021 का? तो हिमांशु वाजपेयी को। तो हिमांशु वाजपेयी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 मिला हिंदी भाषा के लिए। इसके बाद है बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया 2021 का। तो बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया 2021 का। अंग्रेजी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2021 किसे मिला? अनीता बाघर जानी को। तो अनीता बाघर जानी को अंग्रेजी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2021 मिला। हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2021 किसे मिला? देवेंद्र मेवाड़ी को। तो हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार मिला देवेंद्र मेवाड़ी को। बंगाली भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2021 मिला सुनील मल चक्रवर्ती को। तो बंगाली भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2021 मिला
सुनीरमल चक्रवर्ती। उसके बाद असमिया भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार किसे मिला? मृणाल चंद्र कलिता को। तो मृणाल चंद्र कलिता को बाल साहित्य पुरस्कार 2021 असमिया भाषा में मिला। नेक्स्ट है कि केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना विकसित की गई। तो केन नदी और बेतवा नदी की एक जोड़ परियोजना विकसित की गई। यह परियोजना कितने रुपए में निर्धारित की गई? तो 44,605 करोड़। तो इस परियोजना में लागत कितना आया? 44,605 करोड़ रुपए। इसकी खासियत क्या रही? तो यह मध्य प्रदेश के केन नदी से अधिशेष पानी को उत्तर प्रदेश में स्थानांतरित करेगा। तो इससे मध्य प्रदेश के केन नदी का जो अधिशेष पानी है वह कहाँ पे स्थानांतरित होगा? उत्तर प्रदेश में। बांध और दोनों नदियों को जोड़ने वाली इसमें नहर का भी निर्माण किया जाएगा। तो बांध और दोनों नदियों को जोड़ने वाली एक नहर का भी इसमें निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना से 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा। तो इस परियोजना से 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2021 का किसे मिला? अंजू बॉबी जॉर्ज को। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स का वर्ष 2021 का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसे मिला? अंजू बॉबी जॉर्ज को। नेक्स्ट है कि 8 दिसंबर 2021 को ब्रह्मोस मिसाइल के वायु संस्करण का परीक्षण कहाँ से किया गया? ओडिशा के तट के निकट एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से। तो 8 दिसंबर 2021 को ब्रह्मोस मिसाइल के वायु संस्करण का परीक्षण ओडिशा के तट के निकट एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से किया गया। इसकी क्षमता कितनी है? तो 2.8 मैक। इसकी क्षमता 2.8 मैक है। प्रारंभिक दूरी जो था यह 290 किलोमीटर तय करता था। तो यह प्रारंभिक दूरी 290 किलोमीटर तय करता था, लेकिन अब इसकी दूरी को बढ़ा दिया गया और कितना हो गया है? तो 400 किलोमीटर। अब इसकी दूरी 400 किलोमीटर हो गई है और यह कितना है? तो 30 MKT है। यह 30 MKT है इसकी क्षमता, याद रखेंगे 30 MKT। नेक्स्ट है कि एक पुस्तक लिखा गया, कौन? जस्टिस फॉर द जज एंड ऑटोबायोग्राफी। एक पुस्तक लिखा गया जस्टिस फॉर द जज एंड ऑटोबायोग्राफी। किसने लिखा? रंजन गोगोई ने। तो रंजन गोगोई ने जस्टिस फॉर द जज एंड ऑटोबायोग्राफी लिखा। एक और पुस्तक है द सेज विथ 2 हॉर्न्स अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी। द सेज विथ 2 हॉर्न्स अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी किसने लिखा? सुधा मूर्ति ने। नेक्स्ट है कि एक पुस्तक लिखा गया एन इनकम्प्लीट लाइफ द ऑटोबायोग्राफी। एन इनकम्प्लीट लाइफ एंड द ऑटोबायोग्राफी। इसके लेखक कौन है? विजयपाल सिंघानिया। इस किताब को किसने लिखा? विजयपाल सिंघानिया ने। नेक्स्ट है पुस्तक लिखा गया वन अरेंज्ड मर्डर। तो एक और पुस्तक लिखा गया वन अरेंज्ड मर्डर। किसने लिखा? चेतन भगत ने। नेक्स्ट है कि फिल्म निर्देशक KS माधवन का 24 दिसंबर 2021 को निधन हो गया। तो KS माधवन जो कि बहुत अच्छे फिल्म निर्देशक थे, डायरेक्टर थे, 24 दिसंबर 2021 को क्या हो गया? तो उनका निधन हो गया। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2021 में इंडियन न्यूज पेपर सोसाइटी के नए चेयरमैन कौन बने? मोहित जैन। तो इंडियन न्यूज पेपर सोसाइटी के नए चेयरमैन बने मोहित जैन। कब बने? दिसंबर 2021 में। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2022 को मनाया जाने वाला वर्ष। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा वर्ष 2022 को कौन कौन सा वर्ष मनाया जाएगा? तो सतत विकास हेतु बुनियादी विज्ञानों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2022 को कौन कौन सा वर्ष मनाने की घोषणा की है? तो एक तो सतत विकास हेतु बुनियादी विज्ञानों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। दूसरा है परंपरागत मत्स्यिकी एवं मत्स्य पालन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। परंपरागत मत्स्यिकी एवं मत्स्य पालन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। और तीसरा है इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लास। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2021 तक
100% सिंगल डोज वैक्सीनेशन का लक्ष्य प्राप्त करने वाला भारत के कौन कौन से राज्य बने? तो दिसंबर 2021 तक पूरे 100% सिंगल डोज वैक्सीनेशन का लक्ष्य प्राप्त करने वाले राज्य बने गोवा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। कौन कौन? गोवा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है कि भारत में कोरोना वॉरियर्स हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए कोविड टीके की तीसरी प्रिकॉशन डोज अर्थात जिसे बूस्टर डोज कहा जाता है, इसकी शुरुआत कब से की गई? 3 जनवरी 2022 से। तो भारत में कोरोना वॉरियर्स हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए कोविड टीके की तीसरी प्रिकॉशन डोज जिसे बूस्टर डोज कहा जाता है, इसकी शुरुआत कब से की गई? 3 जनवरी 2022 से। भारत में 15 से लेकर 18 बरस के आयु वर्ग के युवाओं का कोविड टीकाकरण भी क्या हो गया? आरंभ किया गया इसी दिन से। तो इसी तारीख 3 जनवरी 2022 से भारत में 15 से लेकर 18 वर्ष के आयु के लिए युवाओं का कोविड टीकाकरण भी क्या किया गया? तो शुरू किया गया। नेक्स्ट है कि आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम में 3 भारतीयों को शामिल किया गया। तो आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम 2021 में 3 भारतीय शामिल हुए। कौन कौन? ऋषभ पंत जो कि विकेट कीपर हैं, आर अश्विन स्पिनर हैं, रोहित शर्मा ओपनर बल्लेबाज हैं। तो आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम 2021 में 3 भारतीय खिलाड़ियों को शामिल किया गया। ऋषभ पंत विकेट कीपर, उसके बाद आर अश्विन और रोहित शर्मा। आईसीसी ने वर्ष 2021 के लिए टीम घोषित किया। कितने टीम? तो 5 टीम। आईसीसी ने वर्ष 2021 के लिए 5 टीमों की घोषणा की, जिसमें 3 पुरुष की टीम थी और 2 महिला की टीम। 3 पुरुष की टीम और 2 महिला टीम। आईसीसी महिला टेस्ट टीम 2021 में शामिल भारतीय खिलाड़ी कौन कौन? तो मिताली राज और झूलन गोस्वामी। तो आईसीसी महिला के टेस्ट टीम 2021 में भारत के 2 खिलाड़ी, एक मिताली राज और दूसरा झूलन गोस्वामी को शामिल किया गया। आईसीसी T20 महिला टीम 2021 में शामिल एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो स्मृति मंधाना। तो आईसीसी की T20 महिला टीम 2021 में एकमात्र भारतीय खिलाड़ी स्मृति मंधाना को शामिल किया गया। किसे? स्मृति मंधाना को। नेक्स्ट है कि ESPN इंडिया मल्टी स्पोर्ट्स पुरस्कार 2021। तो ESPN इंडिया मल्टी स्पोर्ट्स पुरस्कार 2021 दिया गया। इसमें वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया? नीरज चोपड़ा को। तो वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया? नीरज चोपड़ा को। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी किसे चुना गया? तो मीराबाई चानू को। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी किसे चुना गया? मीराबाई चानू को। जबकि वर्ष की सर्वश्रेष्ठ पैरा एथलीट खिलाड़ी किसे चुना गया? अवनी लेखरा को। तो वर्ष की सर्वश्रेष्ठ पैरा एथलीट खिलाड़ी कौन बनी? अवनी लेखरा। नेक्स्ट है कि टाइम पत्रिका के दिसंबर 2021 के अंक में ओलिविया रोड्रिगो एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2021 घोषित हुए। तो ओलिविया रोड्रिगो को एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया। किसके द्वारा? तो टाइम पत्रिका के 2021 के दिसंबर 2021 के संस्करण के द्वारा। दिसंबर 2021 में नेक्स्ट है कि दिसंबर 2021 में स्विट्जरलैंड के जेनेवा में निशस्त्रीकरण पर अनुपम राय संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के नए अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त हुए। तो दिसंबर 2021 में स्विट्जरलैंड के जेनेवा में निशस्त्रीकरण पर अनुपम राय संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के नए अस्थायी प्रतिनिधि बन गए। नेक्स्ट है कि 1 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त जारी की गई। तो 1 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त जारी हुई। नेक्स्ट है कि टेनिस का एटीपी पुरस्कार 2021 दिया गया। तो टेनिस का एटीपी पुरस्कार 2021 दिया गया। इसमें वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी किसका पुरस्कार किसे मिला? वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार ऑस्ट्रेलिया के एशले बार्टी को मिला। तो ऑस्ट्रेलिया के एशले बार्टी को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया टेनिस के एटीपी पुरस्कार 2021 के तहत।
उसके बाद स्टीफन एडबर्ग स्पोर्ट्समैन अवार्ड किसे मिला? तो स्पेन के राफेल नडाल को। तो स्टीफन एडबर्ग स्पोर्ट्समैन अवार्ड मिला स्पेन के राफेल नडाल को। इसके बाद एटीपी टूर्स फैंस फेवरेट एकल का पुरस्कार मिला रोजर फेडरर को। तो एटीपी टूर्स फैंस फेवरेट एकल का पुरस्कार मिला रोजर फेडरर को। प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो नोवाक जोकोविच को 7वीं बार। तो नोवाक जोकोविच 7वीं बार टेनिस के एटीपी पुरस्कार के तहत प्लेयर ऑफ द ईयर चुने गए, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि फिडे विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया गया। फिडे विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 का आयोजन हुआ। यह आयोजन कब से कब तक किया गया? 26 से लेकर 28 दिसंबर 2021 के बीच। तो 26 से लेकर 28 दिसंबर 2021 के बीच इसका आयोजन किया गया। यह आयोजन कहाँ पे किया गया? तो पोलैंड के वर्सो में। तो पोलैंड की राजधानी वर्सो में इस फिडे विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 का आयोजन हुआ। इसमें भारत के पुरुष वर्ग के खिलाड़ी का स्थान, पुरुष वर्ग के कौन से खिलाड़ी को स्थान मिला? तो डी गुकेश को। ये ओपन वर्ग में सर्वोच्च 9वें स्थान पर रहे। तो भारत के पुरुष वर्ग के खिलाड़ी में कौन से खिलाड़ी स्थान पाने में सफल रहे? डी गुकेश। कौन? डी गुकेश, जिन्हें ओपन वर्ग में सर्वोच्च 9वें स्थान प्राप्त हुआ। इन्हें ओपन वर्ग में सर्वोच्च 9वां स्थान प्राप्त हुआ। जबकि इस फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 में भारत की तरफ से महिला वर्ग की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का किसे चुना गया? कोनेरू हम्पी को। इन्हें 6ठा स्थान मिला। तो भारत की तरफ से महिला वर्ग के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में किसे चुना गया? कौन बने? कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी, जिन्हें 6ठा स्थान प्राप्त हुआ। इसके बाद है 88वीं राष्ट्रीय बिलियर्ड्स एवं स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया गया 24 नवंबर से 20 दिसंबर 2021 में भोपाल में। तो 88वें राष्ट्रीय बिलियर्ड्स एवं स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 24 नवंबर से लेकर 20 दिसंबर 2021 तक। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2021 में महिला फुटबॉल की फीफा रैंकिंग जारी की गई। तो दिसंबर 2021 में महिला फुटबॉल की रैंकिंग जारी की गई किसके द्वारा? तो फीफा के द्वारा। इसमें शीर्ष टीम कौन रहा? तो अमेरिका। तो महिला फुटबॉल में शीर्ष टीम कौन रहा? अमेरिका। दूसरा स्थान पर कौन रहा? तो स्वीडन। दूसरे स्थान पर रहा कौन? स्वीडन। तीसरे स्थान पर रहा जर्मनी। तीसरे स्थान पर कौन रहा? जर्मनी। चौथे स्थान पर रहा फ्रांस। तो चौथे स्थान पर कौन रहा? फ्रांस। और सबसे इंपॉर्टेंट कि इस फीफा के द्वारा जो फुटबॉल की रैंकिंग जारी की गई दिसंबर 2021 में, तो इसमें भारत का स्थान कौन रहा? तो भारत रहा 104वें स्थान पे। भारत का स्थान रहा 104, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है कि पुरुषों की सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन हुआ। तो पुरुषों की सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन हुआ। यह आयोजन कब से कब तक हुआ? 11 से 21 दिसंबर 2021 के बीच पुणे में। तो 11 से 21 दिसंबर 2021 के बीच पुणे में इसका आयोजन हुआ। इसमें खिताब का विजेता कौन रहा? तो पंजाब। इसमें खिताब का विजेता रहा पंजाब। दूसरे स्थान पर कौन रहा? तो उत्तर प्रदेश। दूसरे स्थान पर रहा उत्तर प्रदेश। तीसरे स्थान पर रहा कर्नाटक। तीसरे स्थान पर कौन रहा? कर्नाटक। और चौथे स्थान पर कौन रहा? तो महाराष्ट्र। चौथे स्थान पर रहा महाराष्ट्र, इम्पॉर्टेंट है। तो ये तो था हमारा आज का करंट अफेयर्स। इस सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अन्य दोस्तों को भी शेयर करें। और साथ ही साथ जो लोग इसमें नए हैं उसको सब्सक्राइब कर लें। और मिलेंगे हम लोग करंट अफेयर्स के नए सेशन को लेकर और इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक नमस्कार, जय हिंद।